हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद दोज प्रोसेसेस which convert the inputs to outputs। जब हम इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। तो प्रोडक्शन करते वक्त जो प्रोसेसेस फॉलो की जाती हैं, जिन प्रोसेसेस से इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उन प्रोसेसेस को मैनेज करने को ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहा जाता है। वो प्रोसेसेस कौन से हो सकती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। पहले तो बात ये देखिए कि जो इनपुट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल है, मैन मशीन मेथड्स। ठीक है। और आउटपुट्स हमारे क्या हो गए? गुड्स और सर्विसेज। मैन मशीन लेबर को यूज करके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, उस सारी प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं और उसको ही हम प्रोडक्शन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। What is the meaning of operations management? As the name indicates, the subject is production and operations management. पहले हमने पढ़ा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मीनिंग। तो देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी that focuses on planning, scheduling, use and control of a manufacturing or service organization। पहले यहां तक का मीनिंग समझते हैं। कहते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि किन चीजों पे फोकस करती है? प्लानिंग, शेड्यूलिंग, यूज एंड कंट्रोल। प्लान करना, शेड्यूल करना, उस चीज को यूज करना और कंट्रोल करना। किसको? ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग शेड्यूलिंग करना किस तरीके से करेंगे? थ्रू द स्टडी ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वालिटी को मैनेज करेंगे, प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे और बाकी सभी फंक्शंस को मैनेज करेंगे। डिजाइनिंग की इंजीनियरिंग होगी, सभी चीजों को देखा जाएगा, तभी तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होगी या फिर एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको प्रॉपर वे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो सारी वर्किंग है, ये सारे क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस है जो कैरी किए जा रहे हैं। उन सब ऑपरेशंस को मैनेज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो टू ऑब्जेक्टिव्स मेनली हाईलाइट किए गए हैं। फर्स्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स एंड द सेकंड वन इज इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले ऑब्जेक्टिव हमारा आ जाता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये देखिए, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के, कि जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं हम कस्टमर्स को अवेलेबल करवा रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स अच्छे हों, कॉस्ट पहले से ही प्री डिटरमाइंड हो, और जो भी एक शेड्यूल टाइमिंग है उसके अंदर अंदर कस्टमर को वो अवेलेबिलिटी करवाई जाए। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के ये ऑब्जेक्टिव्स तो हमने पढ़े। अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका पहले ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है उसे कंट्रोल किया जाए। किस तरीके से वो कंट्रोल की जाएगी? देखिए, जो भी एक प्रोडक्ट है उसकी एक यूनिट कॉस्ट होती है, उस यूनिट कॉस्ट को पहले ध्यान से एस्टिमेट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि जो पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है उस पे ही स्टिक रहा जाए। मतलब कोशिश की जाए कि वो कॉस्ट उससे ना बढ़ पाए और उसी उन्हीं लिमिट्स के अंदर ही सारी जो प्रोडक्शन की जा रही है वो मेंटेन की जाए। तो कई बार एफर्ट्स उल्टा किए जाते हैं कि जो कॉस्ट हमें आ रही है पर यूनिट की, उन कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो दोनों को कम करने की कोशिश की जाती है। देखिए, अगर फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस होने से
पर यूनिट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसमें आ जाता है प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए पहले हमने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो समटाइम्स क्या होता है, क्वालिटी क्या है कंफ्लिक्ट में आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ। अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि उससे क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाए प्रोडक्ट की। बट एक कंपनी चाहती है कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्या होता है कि फिर कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, कंपनी के इतने बजट में नहीं रहती है। तो कॉस्ट और क्वालिटी समटाइम्स दोनों चीजें आपस में कंफ्लिक्ट में आ सकती है। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन की और ऑपरेशन मैनेजमेंट की। नेक्स्ट इज कीपिंग मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल। जो मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल है उन्हें एक सब सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे मैन आवर्स पर यूनिट, मशीन यूटिलाइजेशन रेट, है ना। तो ऐसे कुछ रेट्स बनाए जाते हैं कि कितने मतलब कितने टाइम में अगर एक मशीन हम लगा रहे हैं उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का क्या टाइम रहेगा। तो उन सब चीजों को देखा जाता है जब एक जो मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल बनाया जाता है। वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो कॉस्ट, क्वालिटी और बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करता है। तो डायरेक्टली इफेक्ट होने से हमें एक मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल बनाने की जरूरत पड़ती है ताकि सारी चीजें अच्छे से मैनेज की जा सके और प्रॉपर चले। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ हम बढ़ते हैं बी पार्ट में, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट इज मेंटेनिंग प्रॉपर मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब जो भी मशीनरी एंड इक्विपमेंट है वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक हमारे पास मशीनरी और इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी हाउ इज इट पॉसिबल टू डू प्रोडक्शन, है ना। तो प्रोडक्शन करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है और कोशिश ऐसी की जानी चाहिए कि जो मशीनरी है वो नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग हमारी जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो न्यू होनी चाहिए। और न्यू टेक्नोलॉजी क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव आती है कि हम जो प्रोडक्शन हमारी पहले हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट पे हो रही थी अब वो इकोनॉमिकल वे में की जा सके। नेक्स्ट इज प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। अब मैन पावर प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है सारी उसमें मैन पावर की तो बहुत बड़ा रोल है। मैन पावर को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, सिलेक्शन उनकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा हमें कंपनी को एफर्ट्स किए जाने चाहिए कि जो लेबर टर्नओवर हो रही है, एब्सेंटिज्म हो रही है, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण लेबर्स का मोरल डाउन है, उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, उन सब जो वो जो कमियां हैं उन सबको दूर करना और लेबर को रिटेन करके रखना, ठीक है। तो मेंटेन करके रखना ताकि लेबर फोर्स प्रॉपर से वर्क कर सके और प्रोडक्शन हमारी है वो अच्छे तरीके से चल पाए। नेक्स्ट इज एडिक्वेट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रॉपर होनी चाहिए। अब ये सर्विसेज क्या होनी चाहिए, देखो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए कि वो ये इंश्योर करे कि जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जो कॉस्ट आ रही है वो भी कम आ रही है, मतलब ज्यादा कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, वो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो पा रहा है। सारी सर्विसेज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, जैसे कि वाटर वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग होनी चाहिए प्रॉपर वे से, तभी प्रोडक्शन फ्लो चल पाएगी। तो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं विच इज मटेरियल। तो मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, रुपीस, वैल्यूज एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, ये सब चीजों को ध्यान में रख के मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पूरी। फिर आ जाते हैं कुछ मेथड्स, जैसे कि जो हमें प्रोडक्शन है हमारी उसमें कौन से मेथड्स को यूज किया जाना चाहिए, जो इनपुट्स हैं अगर हम उनको आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वेदर इट शुड बी डन मैनुअली, मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली और या फिर ऑटोमेटिकली। वेरियस मेथड्स आर देयर इन द प्रोडक्शन। तो उनमें से सेलेक्ट किया जाता है कि किस मेथड के थ्रू हम अपनी प्रोडक्शन को कैरी आउट करना चाहते हैं। तो these are the objectives of production and operation management। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, which are the functions of production management। देखिए एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो उसे
बहुत ध्यान से ये सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होती है कि जो प्रोडक्शन है वो इस तरीके से की जानी चाहिए कि जो भी स्टिपुलेटेड डिलीवरी डेट्स हैं उनसे पहले पहले प्रोडक्शन कंप्लीट की जा सके। तो जब एक प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन पॉलिसी फ्रेम करता है तो उसे कुछ कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ता है। वो कंस्ट्रेंट्स कैसे हो सकते हैं? लिमिटेशन ऑफ रेंज, कि कितनी रेंज में गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। मे भी हो सकता है अगर हम बल्क में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। अगर हम अपनी रेंज को बहुत नैरो रखते हैं तो उनको प्रोड्यूस करने में हमारी काफी कॉस्ट आ सकती है। कुछ कॉस्ट और प्राइसेस की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अगर कॉस्ट बढ़ती है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो उन प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना पड़ता है। अलग अलग रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी करवाना, इसकी भी प्रॉब्लम आ जाती है प्रोडक्शन मैनेजर को। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को मैनेज करने को ही क्या कहते हैं हम? प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, फिर बढ़ते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल की तरफ। तो देखिए, प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं प्रोडक्शन के, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, उन सब में कोऑर्डिनेशन बना के चलना। सारी जो एक जो प्रोडक्ट है अलग अलग स्टेजेस से होकर निकलता है, तो उन सभी स्टेजेस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, प्लान्स बनाना इस तरीके से कि जो प्रोडक्शन है एज एस्टिमेटेड एज एक्सपेक्टेड ही हो पाए और सभी स्टैंडर्ड्स को मेट कर पाए। साथ ही साथ प्रोडक्शन मैनेजर को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर टाइम पे हो रही है, इकोनॉमिकल वे में हो रही है, और साथ ही साथ जो डिलीवरी कमिटमेंट्स है उसे मेट कर पा रही है या नहीं। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा आ जाता है प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट में क्या है कि सारी इक्विपमेंट्स और मशीनरीज को अवेलेबल करवाना। जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीनरी और इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन सबको अवेलेबल करवाने को ही हम क्या कहते हैं? हम प्लांट लेआउट बना रहे हैं। तो जो प्लांट लेआउट है प्रोडक्शन मैनेजर को अरेंज करना है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारा मटेरियल्स है उसका एक स्मूथ फ्लो बना रहे, और साथ ही साथ जो कंट्रोलिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जो कॉस्ट है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसे स्पेशल पर्पस मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है या फिर जनरल पर्पस मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है। देखिए, स्पेशल पर अब आप दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्पेशल पर्पस मशीनरी क्या है? स्पेशल चीजों के लिए जरूरत पड़ती है, मतलब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्पेसिफिक जिनको डिजाइन करने के लिए हमें स्पेशल पर्पस मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहती है। और साथ ही साथ जनरल पर्पस मशीनरी क्या होती है? नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। तो इस तरीके से सारा लेआउट बनाना पड़ता है एक मैनेजर को। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल्स हैंडलिंग। अब देखिए, मटेरियल्स हैंडलिंग में क्या आ जाएगा? जो मटेरियल हमने अरेंज किया प्रोडक्शन के लिए, अब उन सबको हैंडल करना। जो मूवमेंट है मटेरियल की, अब देखिए हम पहले रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं तो उस टाइम पे जो मूवमेंट है, अब यहाँ मटेरियल आ चुका है, प्रोडक्शन तक पहुंचाना, अप डाउन जो बिल्डिंग है एक हमारी उसके ऊपर नीचे लेके जाना, तो वो सारी मूवमेंट जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं? देखो, एक तो मूवमेंट इकोनॉमिक होनी चाहिए, दूसरी इकोनॉमी ऑफ फ्लोर स्पेस। जो मटेरियल है वो ज्यादा फ्लोर स्पेस नहीं एक्वायर करना चाहिए, या फिर फ्लोर स्पेस जो एक्वायर कर रहा है उनको इस तरीके से मैनेज करके रखना कि सभी चीजों को प्रॉपर वे से अरेंज किया जा सके। साथ ही हैंडलिंग की भी देखना चाहिए कि प्रोडक्ट जो मटेरियल है सारा उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, एक सिस्टमेटिक तरीका बनाना चाहिए अलग अलग स्टेजेस पे, ताकि जो कॉस्ट आ रही है वो भी कम हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें, कितनी उस पर कॉस्ट आएगी। तो ये है कि अगर एक मटेरियल आ चुका है ना तो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, उन सबको मैनेज किया जाता है। तो उसी चीज को हम कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस पॉलिसी। अब देखिए, हमें पता चल गया हमारे पास इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, हमारे पास मशीनरीज आ चुकी हैं, तो उनकी मेंटेनेंस करके रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो कंपनी की एक प्रॉपर्टी है। उनको मैनेज करना,
टाइम टू टाइम सर्विस करना उनको, ताकि वो प्रॉपर वे से चलती रहे, स्मूथली रन करती रहे। अगर मशीनरीज रुक जाएंगी तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन भी रुक जाएगी, साथ ही साथ ब्रेकडाउन होगा मशीनरी का। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट स्टाफ है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो रेगुलर इंस्पेक्शन करे, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे मशीनरीज के कि कब कब उनको दोबारा से सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, और जो मैनेजमेंट है उनको टाइमली एडवाइस देता रहे वो जो स्पेशलिस्ट स्टाफ है कि अभी हमें रिप्लेसमेंट मशीनरी की ज़रूरत है, मतलब मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा या अभी सर्विस की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करके चलना, इसे कहते हैं मेंटेनेंस पॉलिसी। फिर आ जाता है मेथड एनालिसिस। अब एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर जब हम करते हैं तो बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स एनालिसिस क्या इंक्लूड करती है, एक होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स है उन्हें रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि जो भी हमारा जो लेबर है, मटीरियल, जो मटीरियल हम यूज कर रहे हैं उनको एक लिमिट में लेके चलना कि हम जितना भी हमारे पास अवेलेबल है मटेरियल हम उसका ऑप्टिमम यूज कर पाए। इफेक्टिव प्रोडक्शन के लिए मेथड एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या आ जाता है कि हम एक फिक्स्ड साइज सेट कर देते हैं कि हम इस साइज में, इस टाइप में इन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड बेसिकली सेट कर लिया जाता है, तो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन की सारी होती है उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही की जाती है। तो ये तो हो गए हमारे मेथड एनालिसिस हो गए। फिर आ जाता है हमारा वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट क्या होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो इंडिविजुअल वर्कर्स हैं प्रोडक्शन में जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हो पा रही है या नहीं। अगर तो जो वर्कर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड से बिलो है, तो क्या कारण है कि जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से बिलो है। मे बी उनको शायद वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर दी गई है, या फिर हो सकता है उनका मोराल डाउन है। अगर ऐसी बात है तो क्यों उनका मोराल डाउन है, रीजंस को ढूंढा जाना चाहिए, उन सब कमियों को दूर किया जाना चाहिए, सब कुछ मैनेज किया जाना चाहिए, ताकि जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया वर्क मेजरमेंट। फिर आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो प्रोडक्शन की गई है तो क्वालिटी कंट्रोल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजर को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो क्वालिटी प्रोड्यूस की गई है वो एज पर द स्टैंडर्ड्स है या नहीं। तो फिनिश गुड्स जो बन जाते हैं उनकी इंस्पेक्शन करना भी बहुत जरूरी है, ताकि ये देखा जा सके कि गुड्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो प्रॉपर वे से किए गए हैं या नहीं, क्या उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रही है या नहीं। जो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस किए गए हैं मे बी उनमें कुछ डिफेक्टिव गुड्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं तो इससे हमें ये फायदा हो जाता है कि हम जो डिफेक्टिव गुड्स हैं उन्हें उसी वक्त रिजेक्ट कर सकते हैं और क्वालिटी को इस तरीके से मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो अगर देखिए अगर गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स रिजेक्शंस होंगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग वर्कर्स। वर्कर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको मोटिवेट करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मोराल डाउन होगा, ट्रेनिंग नहीं उनको प्रॉपर दी जाएगी तो वो कैसे काम कर पाएंगे। उनको एक अच्छे इंसेंटिव प्लान दिए जाने चाहिए, उनमें पॉजिटिविटी फिल करनी चाहिए, देखा जाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों लेबर टर्नओवर हो रही है, वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से बिलो क्यों है, एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाना चाहिए, वर्कर्स की एफर्ट्स किए जाने चाहिए कि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, वर्कर्स मोटिवेट हो सके, वर्कर्स सेटिस्फाई हो सके। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो ही वो अपना बेस्ट दे पाएंगे कंपनी को। ठीक है, तो इसमें आ जाता है मोटिवेटिंग वर्कर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड है बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट।
बेनिफिट्स टू, किन किन को बेनिफिट्स होते हैं? कंज्यूमर्स को होंगे, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कम्युनिटी एंड नेशन। तो कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट होंगे? अगर तो वेल प्रोडक्शन होगी तो मतलब कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, लोअर कॉस्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर को प्राइस के बेनिफिट्स होंगे और साथ ही साथ उनको देखिए कम प्राइसेस पे गुड्स मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में मिलेंगे, और साथ ही साथ क्वालिटी भी अच्छी होगी, टाइमली उनको अवेलेबिलिटी होगी गुड्स की, तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स। अगर एक बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, उनकी गुडविल अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टर्स को भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स आगे आके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट्स होंगे। साथ साथ एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलेंगे? उनको अच्छी रेम्युनरेशन मिलेगी, इंसेंटिव प्लान्स मिलेंगे, और एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल पाएंगी क्योंकि स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए। सप्लायर्स को बेनिफिट होंगे कि देखिए सप्लायर्स को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जो भी अगर जिस कंसर्न से वो डील कर रहे हैं, सप्लायर्स हमेशा उसी कंसर्न से डील करेंगे जिससे उनको लगता है कि उनको बेनिफिट होगा। अगर एक कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी बनी हुई है मार्केट, तो ही कोई सप्लायर उन्हें रॉ मटेरियल देगा, फिनिश गुड्स देगा, तो ही एक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चल पाती है। तो अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो ऑफ कोर्स एवरी सप्लायर विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट कंपनी। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। तो देखिए जो एक सोशल स्टेबिलिटी है ऑफ द कम्युनिटी, वो किससे लिंक है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अगर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, तो कम्युनिटी को भी उससे फायदा मिलेगा, सोशल कम्युनिटी स्टेबल होगी। तो ये क्या है कि एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो जाएगा, साथ ही साथ जो सोसाइटी का इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा, तो कम्युनिटी को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज बेनिफिट टू नेशन। अब नेशन को कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे? देखिए अगर तो एक कंपनी ग्रो कर रही है, सोशल वेलफेयर हो रहा है, तो सोसाइटी को इससे काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो नेशन को भी इसमें हेल्प होती है। नेक्स्ट है थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कैन स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।